नमस्कार। कथा सखी में आज सुनिए अलका गुप्ता जी की लिखी कहानी वाहरी जिंदगी। आज बहुत समय के बाद अचानक रानी ने मोहन को उसी कोचिंग सेंटर में देखा जहां उसने कल ही दाखिला लिया था। इसका मतलब मोहन भी इसी कोचिंग सेंटर से। खुश होने के बजाय वो बेचैन हो उठी। आज ये कैसा बवंडर आया है। एक तूफान बाहर तथा दूसरा तूफान रानी के अंदर आया हुआ था। बहुत काली अंधेरी रात थी आज। बहुत तेज बारिश हो रही थी। रानी की आंखों में दूर दूर तक नींद का नामो निशान नहीं था। उसका मन घायल हिरनी की भांति यादों के जंगल में इधर उधर भटकने लगा। उसे वो प्रत्येक पल याद आने लगे कि किस तरह वह और मोहन पहले दोस्त, फिर प्रेमी, प्रेमिका और अंततः हमेशा के लिए बिछड़ गए थे। गांव के वो सुनहरे दिन जब चुन्नू मुन्नू, टिल्लू बिल्लू सारे बच्चे अपने अपने घरों से निकल टोली बनाकर कोई गिल्ली डंडा, कोई छुपम छुपाई, कोई पोशंपा भाई पोशंपा खेलते थे। और संध्या के समय गांव का वातावरण बहुत मनमोहक हो जाता था। सभी पशु पक्षी इंसान अपने पूरे दिन की यात्रा समाप्त कर अपने अपने घरों की तरफ चल पड़ते थे। लेकिन बच्चों का तो यही समय होता था धमा चौकड़ी मचाने का। रानी और मोहन भी बच्चों के साथ खेलते खेलते पता ही नहीं चला वह कब एक दूसरे का हाथ थामे हंसते खेलते खेतों की पगडंडी से होते हुए सबसे दूर नदी किनारे जा बैठते। यह सिलसिला लगभग पिछले 7 सालों से चल रहा था। लगभग 7 वर्ष पहले उस दिन जब रानी की खेल खेल में अपनी सहेलियों से किसी बात पर अनबन हो गई थी, तब रानी रोते रोते अकेली उस नदी की तरफ दौड़ने लगी थी। तभी बालकों की टोली से मोहन की नजर रानी पर पड़ी तो अनायास ही वह रानी के पीछे पीछे दौड़ पड़ा। रानी रानी नदी में कूदना मत, रानी नदी में कूदना मत, पीछे से चिल्लाता हुआ रानी के सामने आकर उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। सुनाई नहीं दे रहा? इतनी देर से आवाज लगा रहा हूं। मोहन कमर पर हाथ रखते हुए बड़े रोब से बोला। हटो मोहन मेरे रास्ते से। वो सब चीटर हैं, उनमें मेरी कोई दोस्त नहीं। सुबकते हुए रानी बोली। अरे मैं हूं ना तुम्हारा दोस्त। मैं कभी चीटिंग नहीं करूंगा, मां कसम, और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मोहन एक ही सांस में बोलता चला गया। इस बीच रानी वहीं पेड़ के नीचे बैठ गई। रानी सुबक रही थी। सब धोखेबाज हैं, जानबूझकर मुझे हरा देते हैं। अरे ऐसा नहीं रानी, तुम्हारी गलतफहमी है। चलो अब चुप हो जाओ, कल से हम यहीं आकर बैठा करेंगे सबसे दूर। मोहन ने रानी को समझाते हुए कहा। तुम तो कभी चीटिंग नहीं करोगे ना? रानी ने मोहन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए आश्वासन मांगा। मोहन ने रानी के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर पक्का प्रॉमिस किया कि वे दोनों आज से दोस्त हैं। और रानी तुम भी कभी चीटिंग नहीं करना, दोस्ती नहीं तोड़ना, मोहन ने बड़ी ही मासूमियत से कहा। रानी ने भी कभी नहीं कहकर अपनी सहमति दे दी। उस दिन के बाद रानी और मोहन ने अपनी एक नई टीम बनाई और दोनों सबसे पहले नदी के किनारे पहुंच जाते और टीम के आने तक दोनों एक साथ बहुत देर तक खेलते, बैठते और बतियाते। इसी तरह समय पंख लगाकर उड़ चला और कई साल बीत गए। समय के साथ साथ रानी मोहन भी किशोरावस्था में पहुंच चुके थे, परंतु दोनों की मित्रता में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि समय के साथ साथ ये मित्रता और भी गहरी हो गई थी। जिंदगी की धूप छांव, हार जीत, हंसना रोना दोनों ने आधा आधा बांट लिया था।
अब खेलने कूदने की जगह वे घंटों खेत की मुंडेर पर बैठे रहते और वहां से आते जाते हवाई जहाज को देखा करते। तभी एक दिन मोहन ने कहा, देखना रानी, मैं एक दिन ऐसे ही हवाई जहाज उड़ाऊंगा। बहुत बड़ा पायलट बन तुम्हें जहाज से पूरी दुनिया की सैर कराऊंगा। तभी रानी बोली, अरे वाह, मैं भी यही सोच रही थी। मैं भी देखना एक दिन बहुत बड़ी पायलट बनूंगी। इसी बात पर मिलाओ हाथ, तपाक से मोहन खुश होते हुए बोला। फिर दोनों ने हाथ मिलाया, लेकिन रानी ने महसूस किया कि मोहन अचानक कुछ गंभीर हो गया और उसकी छुअन भी अब कुछ अलग हो गई थी। रानी ने मोहन को इतना गंभीर कभी नहीं देखा। आज उसकी नजरें कुछ और ही कह रही थीं। उनमें आज एक अजीब सी कशिश थी। ये सब देखकर रानी झेप गई। क्या हुआ मोहन? आज तुमने कुछ उल्टा सीधा खा पी तो नहीं लिया? या कोई भूत जिन्न तो सिर नहीं आ गया तुम्हारे? रानी ने हंसते हुए मोहन को कंधे से पकड़कर झकझोरा। तभी मोहन ने रानी को झटके से खींचकर अपने सीने से लगा लिया। रानी ने पहले तो आनाकानी की, परंतु अब रानी भी मोहन की आंखों की गहराई में डूबने सी लगी थी और उसके स्पर्श से तो उसके भीतर एक नई अकल्पनीय अद्भुत सिहरन सी दौड़ गई थी। तभी रानी ने अपने को मोहन की आगोश से मुक्त कर लजाती हुई तेज कदमों से घर की तरफ जा ही रही थी कि अचानक किसी से टकरा गई। अरे संभल कर चलो भाई, कहाँ खोई हो? रानी को एक अनजानी आवाज ने एक झटके में होश में ला दिया। उसने आंख उठाकर देखा तो सामने गांव के जमींदार रतन सिंह थे। तुम जगजीवन राम की बेटी हो ना शायद? जमींदार ने रानी को पहचानते हुए पूछा। जी हाँ, रानी ने छोटा सा जवाब दिया। अरे घर जाओ जल्दी, तुम्हारे घर से ही आ रहा हूं, तुम्हारे पिता को तुम्हारे घर छोड़कर। क्या हुआ पिताजी को? जमींदार साहब का उत्तर बिना सुने ही रानी घर की तरफ दौड़ पड़ी। जैसे ही वह घर पहुंची, उसने देखा कि उसके पिताजी चारपाई पर लेटे हुए थे। उनका आधा शरीर लकवाग्रस्त हो गया था। रानी ने परेशान होकर उनकी इस हालत के बारे में पूछा, परंतु जगजीवन कुछ भी बोलने में असमर्थ थे। उनकी आंखों के कोर से बहते आंसुओं ने रानी को विचलित कर दिया। चारपाई के एक तरफ बैठी मां आंसू को आंखों में ही रोकने की भरसक प्रयत्न कर रही थी। उसकी तीनों बहनें मां के पास सहमी सी बैठी थी। ये सब कैसे हुआ, बताओ ना मां। रानी की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। सुबह तो अच्छे भले थे पापा। अरे आज दोपहर में वही जमींदार साहब के यहाँ काम करते करते गिर गए। वो तो भला हो जमींदार साहब का, उन्होंने संभाल लिया सब और डॉक्टर के पास ले गए। खुद ही दवा दिलाकर अभी अभी घर छुड़वा कर गए हैं। अब घर की परिस्थिति देखकर रानी को एहसास हुआ कि एक छोटी सी पौध को अब एक छायादार वृक्ष बनना होगा। उसने तुरंत अपनी भावनाओं पर काबू किया और माँ को और अपनी तीनों बहनों को गले से लगा लिया और हौसला दिया। परंतु घर के हालात धीरे धीरे खराब होने लगे। उसका स्कूल जाना तो उसी दिन बंद हो गया था, परंतु बहनों को उसने भेजना जारी रखा। अब उसके पास पिता के स्थान पर कार्य करने के सिवाय और कोई विकल्प ही नहीं था। जमींदार रतन सिंह ने घर की स्थिति को देखते हुए सहायता रूप कुछ धनराशि देनी चाहिए, लेकिन रानी ने सहायता के बदले में उसे काम देने के लिए कहा। ठीक है, रानी निवास में कल से काम शुरू कर देना। वहां मालती मौसी है जो तुम्हें सब काम समझा देंगी। रतन सिंह बोले। ठीक है साहब, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। रानी ने रतन सिंह को धन्यवाद दिया। रानी की एक झटके में ही जिंदगी बदल गई। अचानक एक चुलबुली लड़की से, जिसे अभी अभी एक नए एहसास ने छुआ था, अब एक गंभीर और जिम्मेदार बना दिया था। जमींदार रतन सिंह एक शिक्षित, सभ्य, सुशील और सदाचारी लगभग 35 वर्षीय व्यक्ति थे।
दया भाव व नेकी के किस्से दूर दूर तक फैले थे। परंतु किस्मत के खेल भी निराले होते हैं। रतन सिंह के पास सभी कुछ होते हुए भी एकदम अकेले थे। अभी 2 साल पहले ही तो एक दुर्घटना में उनके माता पिता और पत्नी और प्यारी सी बेटी को काल के क्रूर हाथों ने उनसे छीन लिया था। इस दुर्घटना में अपना पूरा परिवार गंवाने के बाद तो वह बिल्कुल ही टूट गए थे। अब उनमें जीवित रहने की इच्छा ही शेष नहीं थी। लेकिन उनके गुरु और उनकी मालती मौसी ने जैसे तैसे उन्हें संभाला और जीवन में आगे बढ़ने का हौसला दिया। तभी से वह एकाकी जीवन जी रहे थे। अब बस उनका कामकाज समाज सेवा ही था। इतनी बड़ी हवेली में नौकर चाकर और एक मालती मौसी ही थी जो उनका ख्याल रखती थी। अब उनमें रानी भी शामिल हो गई। उधर मोहन रोज अकेला नदी किनारे जाकर घंटों अकेला बैठा रहता। रानी की राह तकता और वापस घर चला जाता। वह बदले हुए हालातों से बहुत आहत था। उसने रानी से मिलने की कोशिश की, परंतु रानी निवास में ऐसे ही बिना इजाजत के किसी का भी आना जाना वर्जित था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। मोहन के उलझे बाल, सूखा उतरा हुआ चेहरा, मानो वह बहुत दिनों से बीमार हो। मोहन एक दिन रानी निवास के पास ही रानी के घर वापस लौटने का इंतजार कर रहा था। तभी मोहन का राम रतन से सामना हो गया। फिर दोनों में कुछ बातें हुई और मोहन वापस अपने घर चला गया। इधर रानी के पिता की हालत और भी खराब होती जा रही थी। उन्होंने रानी की मां से अपनी चिंता जताई, यदि उसे कुछ हो गया तो इन बेटियों का क्या होगा। तभी पड़ोस में रहने वाली कल्लो ताई वहां आ पहुंची और हाथ नचाते हुए बोली, अरे क्या होगा, रानी निवास में जाती है ना रानी, छोरी न जाने वहां क्या गुल खिलाती है। वहां की रानी है या नौकरानी, कौन जाने। कल्लो ताई की इतनी घिनौनी बातें सुनकर रानी के माता पिता कराह उठे, क्योंकि उससे लड़ने की हिम्मत उनमें नहीं थी। कल्लो ताई तो वहां से चली गईं, लेकिन जाते जाते रानी के माता पिता के दिल में एक चिंगारी सुलगा गई। रानी प्रतिदिन सुबह ही रानी निवास पहुंच जाती और रसोई संभाल लेती थी। अब जमींदार साहब के सुबह से लेकर रात तक खाने पीने का जिम्मा रानी का ही था। मालती मौसी की मदद से रानी अब बहुत स्वादिष्ट खाना बनाने लगी थी। राम रतन को भी उसके बनाए खाने में अपनी पत्नी के बनाए खाने का स्वाद आने लगा था। एक दिन जब रतन रानी के बनाए भोजन की तारीफ कर रहे थे, रानी तुम बिल्कुल मीरा की तरह खाना बनाती हो, बिल्कुल वही स्वाद। तो बेटा इसे अपनी मीरा ही बना लेना। अनायास ही मालती मौसी के मुंह से उनके मन की बात निकल गई। रतन सिंह ने खाना बीच में ही छोड़ दिया। रानी को उनकी बातें समझ नहीं आईं और वहां से रसोई में जा चुकी थी। क्या कह रही हो मौसी, तुम्हें पता भी है? हाँ तो क्या गलत बोला मैंने? बेटा इतने दिनों से देख रही हूं, लड़की बहुत सज्जन, सुशील और सुंदर है। अभी बच्ची है तब ऐसी है, जब अपनी उम्र में आएगी तब क्या बात होगी। मालती ने अपनी रोबीली आवाज में कहा। वही तो, वही अभी बच्ची है। और मैं, और मौसी उसको पता है, मैं अब दोबारा घर नहीं बसाऊंगा। मुझे मेरी मीरा और रानू की यादों के साथ ही जीने दो। आज के बाद इस तरह की बात फिर से नहीं दोहराना। कहते हुए रतन सिंह अपने शयन कक्ष में चले गए। रतन सिंह मन ही मन सोच रहे थे कि मौसी भी ना कुछ भी बोलने लग जाती हैं। उम्र हो गई है ना, उन्हें नहीं पता। खैर, तभी उन्हें मोहन का ध्यान आ गया। उस दिन मोहन ने कितनी मिन्नत की थी कि एक बार रानी से बात करवा दो, परंतु रानी ने साफ मना कर दिया था। लेकिन दोनों की आंखों के दर्द को रतन सिंह भाप गए थे। जब मोहन वहां से जाने लगा था तो रतन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, चिंता मत करो मोहन, मैं रानी से तुम्हें मिलवा दूंगा, मुझ पर भरोसा रखो। सच कह रहे हैं आप? रतन सिंह के शब्द जैसे मोहन के लिए संजीवनी बन गए और वह वहां से खुशी खुशी
एक दिल में उम्मीद लिए चला गया था। रतन को मोहन के वह शब्द स्मरण हुआ है। उसने कहा कि रानी तो आसमान में उड़ना चाहती थी, हवाई जहाज उड़ाना चाहती थी, और कहाँ आज। कहते कहते उसका गला रुंध गया था। आज रतन की आंखों में नींद गायब हो गई थी। वह करवट बदल रहे थे। मौसी ने सुझाव गलत दिया था या सही, इसी उधेड़-बुन में रतन काफी रात तक जागते रहे। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके जख्मों को कुरेद दिया हो। मीरा रानू, कहाँ हो तुम? मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? माँ, पिताजी। कहते कहते रतन की आंखें नम होती चली गईं, और फिर वह कब सो गए उन्हें पता ही नहीं चला। अगले दिन रतन से बिस्तर से उठा ही नहीं गया, और शाम होते होते शरीर बुखार से तपने लगा। ये सुनते ही मालती मौसी ने तो घर सिर पर उठा लिया। डॉक्टर ने ठंडे पानी की पट्टी रतन सिंह के सिर पर रखने को कहा। मौसी ने यह काम रानी को सौंप दिया। अब मालती मौसी को रतन की तबीयत खराब होने का दुख कम, खुशी ज्यादा हो रही थी। लगता आज भगवान ने उसकी सुन ली। दोनों एक दूसरे के कितने नजदीक हैं। क्या पता कुछ चमत्कार हो जाए। सोचते हुए मौसी अपने कमरे में जाकर सो गईं। उधर रानी रतन सिंह के तपते हुए माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रही थी। तभी सामने दीवार पर घड़ी ने 8 बजने का संकेत दिया। अब रानी की बेचैनी बढ़ रही थी, क्योंकि घर पर जाने के लिए उसे बहुत देर हो गई थी। इस बीच हवेली से रानी के घर मौसी का आदेश संदेश पहुंचा दिया गया कि आज साहब की तबीयत खराब है, इसलिए रानी सुबह ही आएगी। अब रानी के माता पिता चिंतित हो उठे कि सुबह लोगों को पता चलेगा कि रानी रात हवेली में ही रुकी थी, तो लोगों को बातें बनाने का मौका ही मिल जाएगा। सोचते सोचते पूरी रात रानी के माता पिता की आंखों में निकल गई। रतन तेज बुखार और दवा के अवसर के कारण सो चुके थे। रानी मौसी का इंतजार करते करते वहीं कुर्सी पर कब सो गई पता ही नहीं चला। तुम इस समय यहां क्या कर रही हो? रतन ने सुबह आंख खुलते ही रानी से पूछा। मौसी कहाँ है? तुम इतनी सुबह ही आ गई? रतन ने बिस्तर से उठने की कोशिश करते हुए रानी से पूछा। तभी मौसी भी आ पहुंची और रानी को घर जाकर आने के लिए कहा। अब सुबह के 7 बज चुके थे। पूरा गांव जाग चुका था। अब जैसे ही रानी हवेली से निकली, रानी को लगा जैसे सभी की निगाहें उसे ही घूर रही हैं, जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। उसने अपने कदम तेज कर दिए। तभी अचानक सामने से आती हुई कल्लो ताई ने रानी का रास्ता रोक लिया। अरे रुक छोरी, तू रानी ही है ना? क्या दुपट्टा मुंह में दबाए भागी जा रही है? वो रात साहब की तबीयत खराब हो गई थी, अब घर जा रही हूं, कहते हुए रानी घर की तरफ लौट गई, एक हाथ कमर पर दूसरे हाथ को नचाते हुए। खराब हो गई तबीयत? अरे सब जानती हूं इन बड़े लोगों की कैसी तबीयत खराब हो जाती है। बड़बड़ाती हुई रानी के पीछे पीछे उसके घर जा पहुंची और अच्छा खासा तमाशा खड़ा कर दिया। पूछो महारानी से, कराई मुंह काला? रात भर। बस करो आप, रानी के पिता कराह उठे। फिर कल्लो ताई को बीच में ही रोककर अपना निर्णय सुनाया कि अब रानी हवेली काम पर नहीं जाएगी। धीरे धीरे 1 महीना होने लगा था। रानी हवेली काम पर नहीं जा रही थी। घर में जो कुछ राशन पानी था वह सब खत्म होने लगा था। एक एक पैसे की तंगी हो चली थी। मालती मौसी को इन सब बातों की खबर थी, लेकिन उन्होंने रतन सिंह से रानी की तबीयत खराब होने का बहाना बना दिया और रानी निवास में रानी को वापस कैसे लाया जाए सोचने लगी। इधर मोहन इस बात से बहुत खुश था कि अब वह कम से कम रानी को देख तो सकता है। रानी के मन में भी मोहन को देखकर एक सिहरन दौड़ जाती, परंतु घर के हालातों के चलते इन सभी एहसासों पर मिट्टी डाल मोहन से अजनबियों जैसा व्यवहार करने लगी। मोहन से उसकी बेरुखी सहन नहीं हो रही थी, इसलिए उसने दिल्ली जाने का फैसला कर लिया। एक दिन मालती मौसी रानी के घर जा पहुंची। मैं मंदिर जा रही थी तो सोचा कि रानी के पिताजी का हालचाल पूछती चलूं, इसलिए इधर की तरफ चली आई। रानी के घर चारपाई पर बैठी मौसी ने कहा। तभी कल्लो ताई भी वहां पहुंची
और बस फिर ताई ने रानी के घर के हालातों का रोना पीटना शुरू करते हुए अपना माथा पीटते हुए मालती मौसी के सामने नीचे ही आसन पर बैठ गईं। तभी मालती मौसी ने उन्हें इशारे से अपने पास बुलाया और धीरे से बोली, इसका एक उपाय है मेरे पास। क्या? ताई ने उत्साह से पूछा। रानी को रानी निवास की रानी बना दो। मालती मौसी ने दबी जुबान में कहा। क्या? ताई का मुंह खुला का खुला रह गया। जे का कह रही हो मलकिन? ताई ने हकलाते हुए मौसी से पूछा। ताई के अंदर हवेली से रिश्ता जुड़ने की कल्पना मात्र से ही खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। काजे हो सकत है? कल्लो ताई ने पूछा। क्यों नहीं, रतन को तो मैं मना लूंगी, तुम लोग तैयार हो जाओ बस। उस दिन हवेली और रानी के घर में एक बवंडर आया और कई दिन बाद रानी और रतन के फेरों पर शांत हुआ। रानी कपड़े की गुड़िया सी बस रस्मों को पूरा कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू, दिल के जज्बात, सारी उमंगे तरंगे सब सूख गए थे, क्योंकि उसके मन के तार तो मोहन से जुड़ चुके थे और फिर उसे सोने के पिंजरे में कैद नहीं, खुले आसमान में स्वच्छंद उड़ान भरनी थी। और रतन सिंह की उम्र उससे दोगुनी से भी ज्यादा थी, परंतु मालती मौसी और कल्लो ताई ने ऐसे पासे फेंके कि रानी दुल्हन भर रानी निवास में आ गई। अब रतन सिंह ने रानी के परिवार को भरोसा दिलाया कि वह उनका दामाद नहीं, बेटा है, और अब से परिवार की सारी जिम्मेदारियां उसकी ही होंगी। उधर रतन के मन में भी कुछ योजना थी, जिसके चलते उसने इस विवाह के लिए सहमति दे दी थी। उन्हें मोहन से किया हुआ वादा तथा रानी के सपनों की उड़ान के बारे में सभी कुछ याद था। मालती मौसी ने रतन की बहुत ही सुंदर सेज सजवाई थी। सभी कुछ महक रहा था, सिवाय रानी के दिल और दिमाग के। रानी एक मुरझाई सी कली लाल साड़ी में लिपटी अपनी सुहाग की सेज के एक कोने में दुबकी सी बैठी थी। जैसे ही रतन सिंह ने कमरे में प्रवेश किया, वह झट से डरी हुई खरगोशनी सी एक कोने में खड़ी हो गई। रतन सिंह ने जैसे ही दरवाजा बंद किया, रानी की तो सांस जैसे उसके गले में अटक गई। रतन सिंह पलंग पर बैठते हुए रानी से एक गिलास पानी देने के लिए और अपने सामने पड़ी कुर्सी पर रानी को बैठने के लिए कहा। डरी सहमी सी रानी पानी का गिलास उन्हें पकड़ाकर बैठ जाती है। देखो रानी, मुझे तुम्हारी मनोदशा का पता है, लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूं उसे बहुत ही ध्यान से सुनो। पहली बात तो हम सिर्फ दुनिया के सामने ही पति पत्नी हैं। जब तक तुम स्वयं अपने मन और आत्मा से मुझे अपना पति नहीं मानोगी, तब तक मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। घर के बाहर हम पति पत्नी हैं, लेकिन कमरे के अंदर सिर्फ एक अच्छे दोस्त। वैसे आज से मेरा सब तुम्हारा है रानी, और तुम्हारा सब मेरा। कहते हुए रतन सिंह हंस दिए। अरे डरो नहीं बाबा, मेरा मतलब मेरा परिवार, धन दौलत सब तुम्हारा है, और तुम्हारा परिवार, तुम्हारी जिम्मेदारियां, दुख दर्द सब मेरे। यह सुनकर रानी कुछ सहज हो गई है। तभी रतन ने एक लिफाफा रानी को थमा दिया। यह तुम्हारा मुंह दिखाई उपहार, खोलकर देखो। मुस्कुराते हुए रतन सिंह बोले। रानी ने सकुचाते हुए लिफाफा खोला तो यह एक किसी कोचिंग सेंटर में दाखिले का पत्र था। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो रतन सिंह ने उसे समझाया कि तुम अगले हफ्ते दिल्ली जा रही हो। वहां पायलट बनने की ट्रेनिंग के लिए जो भी तैयारी करनी है वह तुम इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करके तैयारी कर सकोगी, और मेरा पक्का विश्वास है कि तुम एक दिन जरूर सफल पायलट बनोगी। और हाँ, तुम आजाद हो अपनी उड़ान भरने के लिए। कहकर रतन सिंह मुस्कुरा दिए। रानी को तो जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह जो सुन और देख रही थी, क्या यह सब सच था या कोई सपना। खुशी से उसकी आंखें छलक गईं और रतन सिंह के पैरों पर झुक गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह जमींदार रतन सिंह का किस तरह से धन्यवाद दे। अरे रानी, तुम्हारी जगह पैरों में नहीं। खैर छोड़ो दोस्त। अपना बिस्तर वहीं जमीन पर लगा लेट गए। आज रानी स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली मान रही थी। उसे एक पल में ही ऐसा लगा जैसे सारे संसार की खुशियां उसके कदमों में आ गई।
रानी की आंखों में आंसू देख रतन सिंह ने उसको एक रुमाल थमाते हुए कहा, आज से यह तुम्हारे आंसू मेरे और मेरी सारी मुस्कान तुम्हारी। और हाँ, तुम भी बहुत थकी होगी, अब सो जाओ। रतन सिंह सोच रहे थे कि रानी को उसका आसमान दे उड़ान भरने की आजादी के बाद भी यदि यह लौटकर वापस मेरे पास आती है तो समझो यह मेरी ही है, और नहीं आती तो भी कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि वो मेरी कभी थी ही नहीं। सोचते हुए एक संतोष भरी मुस्कान लिए आंखें बंद की और सो गए। तभी अचानक फोन की घंटी की आवाज सुन रानी चौंक गई। अभी कुछ दिनों में ही उसकी जिंदगी ने कैसे कैसे मोड़ लिए, सोचते सोचते उन्हीं में खो गई थी। उसने अपने चारों तरफ देखा और खुद को संभाला। फोन की घंटी अभी भी बज रही थी। उसने लपक कर फोन उठा लिया। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है। मौसम बहुत खराब है आज। तभी उधर से रतन सिंह की आवाज आई, दरवाजे खिड़की सभी अच्छे से बंद कर लेना, और हाँ, डरना नहीं। माताजी, पिताजी और टिन्नी मिन्नी की चिंता भी नहीं करना। पिताजी की देखभाल के लिए रामू को घर भेज दिया है। अब से वो वहीं रहकर उनकी सेवा करेगा। बस तुम अपना ध्यान रखना और चलो अब आराम से सो जाओ। बहुत देर हो गई है। सुबह क्लास के लिए जल्दी उठना होगा तुम्हें। शुभ रात्रि। रतन सिंह ने रानी के सपनों के लिए बहुत बड़ा निर्णय लिया। अब निर्णय लेने की उसकी बारी थी। वह भली भांति जानती थी कि मोहन के यहाँ रहते वे दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह पाएंगे। इसलिए उसने निर्णय लिया कि वह कल ही हवेली वापस चली जाएगी, और पायलट तो अब वह अवश्य बनेगी, परंतु 4-5 साल बाद यहाँ वापस आएगी, जब तक मोहन अपनी ट्रेनिंग पूरी कर यहाँ से जा चुका होगा और उसे भूल अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा। अब उसे भी नींद आने लगी थी। मैं चीटर नहीं हूं मोहन, तुम भी नहीं हो, और रतन साहब भी नहीं। चीटर तो जिंदगी है। चीटर तो। बड़बड़ाते हुए रानी कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कहानी बाहरी जिंदगी। धन्यवाद।